5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। यार ये और बकवास है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट, कनेक्ट हो जाओ जल्दी से। देखो भाई, आज हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। लास्ट क्लास में बात करी थी किसके बारे में? एसिड कैटालाइज रिएक्शन एंड बेस कैटालाइज रिएक्शन। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कैटालिसिस के ऊपर। एक कैटलिस्ट क्या होता है बात करी थी हमने, आप लोगों ने जवाब दिया था जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा उसको कैटलिस्ट कहते हैं। फिर मैंने आपको सही वाली डेफिनेशन बताई थी, एक कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और वो रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव कैटालिसिस है या नेगेटिव कैटालिसिस है। बात हो गई थी इस बारे में। फिर मैंने ये भी बताया था शायद आपको कि एक कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंस को बोला जाता है, ऐसी सब्सटेंस को बोला जाता है जो जो एक कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंस को बोलते हैं। एक सेकंड रुकना भाई। एक कैटलिस्ट हम लोग ऐसी सब्सटेंस को बोलते हैं जो सब्सटेंस रिएक्शन की ओवरऑल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को अफेक्ट नहीं करता हो, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या फिर घटा भी देता है। रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या फिर घटा भी देता है, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को अफेक्ट नहीं करता। ओवरऑल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को अफेक्ट नहीं करता। इस बारे में बात हो गई थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में भाई? हम लोगों ने एसिड कैटालिसिस के बारे में बात करी थी। फिर हमने वहां पर देखा था लॉग ऑफ के डैश वर्सेस पीएच। कैसा ग्राफ आ गया था भाई? कैसा ग्राफ आया था? ग्राफ आया था ऐसा, पीएच के बढ़ने से एसिडिक कैटालाइज रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरीके से बात करी थी किसके बारे में भाई? हमने बात करी थी बेस कैटालाइज रिएक्शन के बारे में। किसी भी बेस कैटालाइज रिएक्शन के लिए पीएच के बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक बात हो गई थी। शायद यहां से अभी तक क्वेश्चन आया भी नहीं है, और आएगा तो पक्की बात आप कर भी लोगे। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे ऑर्डर पूछेगा, ग्राफ पूछेगा, ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है, और कुछ ज्यादा यहां से पूछने के चांसेस नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैं एक बार उठा लेता हूँ। अभी एक बार जो बच्चे कनेक्टेड है ना भाई, मैसेज करो एक बार भाई। जो कनेक्टेड है मैसेज कर दे एक बार, ताकि पता लग जाएगा कितने बच्चे आए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आज हम बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। देखो भाई, एंजाइम कैटालिसिस में डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू एसिड और बेस कैटालाइज रिएक्शंस, क्योंकि एंजाइम जो होती है ना वो मोर स्पेसिफिक होती हैं एज कंपेयर टू एसिड और बेस। एक एंजाइम ज्यादा स्पेसिफिक होगी, वो तो इतना स्पेसिफिक होती है कि अगर आपके पास 2 स्टीरियो आइसोमर हैं तो वो उनमें से एक के साथ ही क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, दूसरे वाले का रेट को अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे एक सैंपल है, उसमें 2 स्टीरियो आइसोमर पड़े हैं एक ही सब्सटेंस के, तो वो जो एंजाइम होगी वो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक होगी कि वो एक ही इनएंशियोमर के रेट का कन्वर्जन क्या करेगी? फास्ट करेगी, दूसरे वाले इनएंशियोमर को या फिर स्टीरियो आइसोमर को अफेक्ट नहीं करेगी। इतनी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। ठीक है, देखो भाई, मैं हेडिंग डालता हूं एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम होती क्या है इस बारे में शायद आपको पता होगा। ठीक है, हम नहीं जा रहे बायोलॉजी के ऊपर, सीधा बात करते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। देखो भाई, किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा?
सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? ये वाला क्या होगा? पहला स्टेप। पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम होगा एंजाइम के बीच में और एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में। दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा? ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? पहले स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरे स्टेप में जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा भाई प्रोडक्ट में। ठीक है, अब अगर मैं इनके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। देखो भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, होने को तो कैसा भी हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है, कैसा भाई? इधर तो बनाता हूं एनर्जी, इधर बनाता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर बनाता हूं एनर्जी, इधर बनाता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक और बना देता हूं ग्राफ साइड बाय साइड ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर फिर से एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है आगे। ठीक है भाई, ग्राफ आपने पहले भी पढ़े होंगे बट मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। यहां से ग्राफ के बारे में कुछ ज्यादा इतनी खास बात नहीं है। देखो मान लो रिएक्शन जाती है ऐसे, ठीक है भाई, मान लो रिएक्शन जाती है ऐसे, ऐसे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है भाई। देखो क्या डिफरेंस है, यहां पर क्या है भाई? सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ये क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रोडक्ट में। इसी तरीके से यहां पर क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये क्या है भाई? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है भाई? प्रोडक्ट है। ये क्या है भाई? प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। देखो अगर ये वाली रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट कौन है? K1, इसका K-1 और इसका कौन है भाई? K2 है। ठीक है, अब इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? E1। ये बैकवर्ड है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी भाई? E-1। ठीक है, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? इसके लिए ये क्या होगा भाई? ये होगा E2। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1, इस वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी -1 और इस वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E2। किसी को भी कोई डाउट होगा? कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहां तक, मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक भाई, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो यहां पर। नहीं भाई सूर्यांश, E2 प्रोडक्ट तक नहीं होगा। E2 ये वाला है, ये है E2 यहां से यहां तक, और इसमें E2 कौन है? ये वाला E2। ठीक है, अगर इसमें मैं ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या बनेगी? देखो इसको जोड़ दूं, सबसे ओवरऑल तो क्या है? इतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? E1 प्लस E2, इसके लिए E ओवरऑल इज इक्वल टू, देखो E1 प्लस E2 माइनस E-1। दिस इज E ओवरऑल फॉर द अबव रिएक्शन। इसके लिए E ओवरऑल क्या होगा भाई? E ओवरऑल इज इक्वल टू E1 ओनली, E1। यही क्या होगी? अगर इतनी मैंने प्रोवाइड कर दी है तो इतनी तो उसके पास है ही,
तो इसके लिए ओवरऑल किसके बराबर होगा भाई, E1 के बराबर होगा। ठीक है, ये मुझे आपको यहां से बताना था। दीज आर द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। आवाज नहीं आ रही क्या, बताना भाई एक बार, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आवाज तो आनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या, बोलो एक बार। मैसेज करो फटाफट। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई। अब बात करते हैं माइकल बेंटन इक्वेशन, एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म, या फिर क्या कहता हूं, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। कैटालिसिस ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। देखो भाई, पहला स्टेप, मान लो ई क्या है आपके पास, एंजाइम है, एंजाइम है। एस कौन है भाई, सबस्ट्रेट। ई एस क्या बनेगा, ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो भाई, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व the breaking of or decomposition of enzyme substrate complex into the product. This is K1, this is K minus 1, this is K2. ठीक है, अब R क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू K2 इंटू ES। ठीक है भाई, बट ES, जो ES है वो रिएक्टेंट नहीं है, जो ES है वो रिएक्टेंट नहीं है, वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है। वो क्या है, इंटरमीडिएट। ग्राफ में आपको पता लग रहा होगा, जो ES है दिस इज एन इंटरमीडिएट और दिस इज एन इंटरमीडिएट। अगर ये इंटरमीडिएट है तो मैं क्या करूंगा, बट ES इज एन इंटरमीडिएट, ES इज एन इंटरमीडिएट। ठीक है भाई, अगर ये इंटरमीडिएट है एन सो apply steady state approximation, apply SSA, so apply SSA, so apply SSA। देखो भाई, मैं सीधा लिख दूंगा, लेकिन आपको सीधा नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, जैसा मैंने आपको समझाया था वैसा आपको लिखना है। DES by DT, K1 इंटू E इंटू S, K1 इंटू E इंटू S माइनस K माइनस 1 इंटू ES, K माइनस 1 इंटू, देखते चलो भाई इसको साथ के साथ क्या आ जाएगा, माइनस K माइनस 1 इंटू ES। इसके बाद माइनस K2 इंटू ES, माइनस K2 इंटू ES इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा भाई। अरे भाई भूपेंद्र यार, क्या हो गया,
इतनी सी बात समझने में दिक्कत हो रही है क्या? पढ़ा नहीं क्या पहले कभी भी? दिस इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ का तक का जो गैप है वो है ना मैक्सिमम। इसमें क्या है, दिस इज द ओवरऑल, सबसे बड़ा एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इतनी प्रोवाइड करनी, दिस इज द ओवरऑल। तो ये तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे कम होंगी तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरी जोड़नी पड़ेगी फिर पूरी है तो पता नहीं। देखो भाई, देखो यहाँ से ये 0 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज K1 इंटू ई इंटू एस माइनस K-1 इंटू ई एस माइनस K2 इंटू ई एस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, देखो भाई यहां से एक दिक्कत आपके सामने आएगी, क्या होगा कि आपको है ना कितना एंजाइम किसी टाइम पर बचा हुआ है, कितना एंजाइम किसी टाइम पर बचा हुआ है, मतलब ई की वैल्यू को आपको पता नहीं होगा, ई की वैल्यू का आपको किसी भी टाइम पे कितना तो एंजाइम फ्री बचा है और कितना एंजाइम सबस्ट्रेट में टूट चुका है, इस बारे में आपको पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता होगा कि इनिशियली मैंने कितना एंजाइम लिया था। ठीक है, तो यहां पर क्या कह दूंगा, इफ ई नोट इज इक्वल टू इनिशियल concentration of enzyme, if E naught is the initial concentration of the enzyme, अगर E naught initial concentration है एंजाइम का, then किसी भी टाइम के ऊपर जो E naught हो वो किसके बराबर होगा, कितना एंजाइम खाली पड़ा हुआ है और कितना एंजाइम ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, कितना एंजाइम खाली पड़ा है और कितने क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई एस, दिस इज 1, दिस इज 2, यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में यूज करता हुआ क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा K1 इंटू ई नोट ई एस, ई नोट माइनस ES इंटू एस, देखो इसकी जगह तो वैल्यू रख दी, एस पीछे एज इट इज रह गया। ठीक है, माइनस K-1 इंटू ई एस माइनस K2 इंटू ई एस इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K1 ई नोट एस माइनस K1 ई एस एस माइनस K-1 ES माइनस K2 ES इज इक्वल टू 0। पिछले तीनों में से ES कॉमन और पहले वाला उधर, ये आ जाएगा ES तो बाहर कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, K1 इंटू एस प्लस K2 प्लस K-1 इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास K1 ई नोट एस। देखो भाई K1 ई नोट एस है ना, वो कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, बचेगा मेरे पास ये वाली टर्म। ठीक है, यहां से आ जाएगा ES इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ES इज इक्वल टू K1 प्लस K-1, ये आ जाएगा यूजिंग इन 1। देखो ये रहा 1 तो दिया ही नहीं, क्या नाम 1 तो दिया ही नहीं। हाँ भाई, इसको देता हूं स्टार, यूजिंग इन स्टार, R इज इक्वल टू K1 K2 ई नोट एस डिवाइड बाय K1 एस प्लस K2 प्लस K-1। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक सही है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। ऊपर और नीचे में से अगर K1 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू, ऊपर से K1 बाहर लूंगा और या फिर ऊपर नीचे K1 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा K2 इंटू ई नोट इंटू एस डिवाइड बाय, ये बन जाएगा K1 खत्म हो जाएगा, यहाँ से S
प्लस के माइनस वन प्लस के टू डिवाइड बाई के वन। यहां से क्या करता हूं, यहां से देखो के माइनस वन प्लस के टू डिवाइड बाई के वन इज इक्वल टू के एम। इसको क्या कहते हैं, के एम इज इक्वल टू माइकल मेंटन कांस्टेंट। इसका अपना ही सिग्निफिकेंस। अब सवाल उठता है इसको ऐसे क्यों लिखा है। देखो भाई, मैथमेटिकल चेंजेस करने के बाद कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। अगर मैं जनरली इस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट की बात करूं तो आपको इस इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट कांस्टेंट दूं ना मैं आपको, तो आप नहीं बता पाओगे कि k1 की वैल्यू क्या है, k2 की क्या है और k माइनस वन की क्या है। आप यहां से कुछ नहीं बता सकते हो। आप सिर्फ यहां से रेट कांस्टेंट की ओवरऑल वैल्यू बता पाओगे सारे की। आप k1 k2 की अलग अलग वैल्यू बता नहीं पाओगे, लेकिन यहां से आप किसी की तो अलग वैल्यू बता दोगे। देखो कैसे, यह आ जाएगा r इज इक्वल टू के टू ई नोट इंटू एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एंजाइम कैटालिसिस और लिंडेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ता हूं, यहां से देखो, देखो एक बार डाउट है क्या आपको, यहां से डाउट हो तो बोलो भाई, डाउट चेक करो पहले तो। बोलो भाई। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को जल्दी से बोलिए। भाई मैसेज कर दो जल्दी से फटाफट प्लीज। बोलो बोलो बोलो। जब तक मैसेज नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैसेज करो भाई पहले, हम ना बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे।
देखो भाई इधर ठीक है, देखिए इधर। अब यहां पर पहला केस बनता है, फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट। इफ S इज मच मच ग्रेटर देन K, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो माइकल मेंटन कांस्टेंट से बहुत बड़ी हो जाए, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो माइकल मेंटन कांस्टेंट से बहुत बड़ी आ जाए, बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, इस इक्वेशन में मैं सबस्ट्रेट को रख दूंगा और Km को छोड़ दूंगा। R इज इक्वल टू, देखो पहली बात तो जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, किससे, माइकल मेंटन कांस्टेंट से। तो क्या होगा, जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा, तो आपको पता है एंजाइम तो आप बहुत कम क्वांटिटी में लेते हो, तो जितना भी एंजाइम है वो सारा का सारा कंज्यूम करके कहाँ चला जाएगा, ईएस में चला जाएगा। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो जितना भी एंजाइम है सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री एंजाइम बचेगा नहीं। और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। बताता हूं भाई सूर्यांश क्या सिग्निफिकेंस है। तब सारा का सारा कहां चला जाएगा, सारा का सारा प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस टाइम रेट क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। उस टाइम रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर लिखता हूं, all the enzyme get consumed and R is equal to R max, R is equal to R max। इस सिचुएशन के अंदर सारा का सारा जो सबस्ट्रेट है या जो एंजाइम हो कहाँ चला जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट में चला जाएगा, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, R max हो जाएगा। R लिखता हूं, R इज इक्वल टू K2 इंटू ई नॉट इंटू एस डिवाइड बाई एस, एस से एस कैंसिल। R इज इक्वल टू R max इज इक्वल टू K2 इंटू ई नॉट, K2 इंटू ई नॉट, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन with respect to सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में कैसे ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड केस, इफ एस छोटा है Km से, देन R इज इक्वल टू K1 K2, K1 तो बचा ही नहीं, K2 E नॉट S डिवाइड बाय Km। तो R किसके प्रोपोर्शनल है भाई, S की पावर 1। तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है तो सीधा सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सबस्ट्रेट के रेट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा हम लोग देखते भी हैं कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब जब एक्सेस में हो जाता है, तो उस स्पीसीज के ऊपर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता। और आपको यहां से वो बात प्रूफ भी हो रही है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बन जाएगा, R वर्सेस सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन S, कम कंसंट्रेशन पे तो फर्स्ट और हाई पे कैसा आएगा, जीरो। ग्राफ आ जाएगा भाई ऐसा, ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो ये एक पीक अटेन कर लेगा, इसको क्या बोला हम लोगों ने, R max। दिस इज R max। और ये कम कंसंट्रेशन पे तो देखो सीधा फर्स्ट ऑर्डर, और हाई पे कैसा भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
हाई पे कैसा भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा ग्राफ आप लोगों ने एक जगह और पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री में भी ये ग्राफ आपने पढ़ा है, किसमें, लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कम कंसंट्रेशन पे तो फर्स्ट ऑर्डर और हाई पे कैसा भाई, जीरो ऑर्डर। हाई पे कैसा है भाई, जीरो ऑर्डर है। अगर एक और केस की यहां बात कर लूं, केस नंबर थर्ड, क्या बनेगा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर हो माइकल मेंटन कांस्टेंट के, तो आर क्या आ जाएगा, K2E0 S डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ S, S से S कैंसिल, K2E0 बाई 2, R इज इक्वल टू R मैक्स डिवाइड बाई 2। यहां पर क्या आ जाएगा भाई, इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर सबस्ट्रेट और माइकल मेंटन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सबस्ट्रेट की और माइकल मेंटन की वैल्यू क्या होगी भाई, सेम होगी। सही है, सही है ना, हाँ भाई सही तो ये है ही, सही तो ये है, ठीक है। देखो भाई इसके बाद माइकल मेंटन कांस्टेंट को अगर आप ध्यान से देखो, माइकल मेंटन कांस्टेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो के एम क्या लिखा आप लोगों ने लिखा है के एम इज इक्वल टू के माइनस वन प्लस के टू डिवाइड बाई के वन। देखो भाई पीछे माइकल मेंटन कांस्टेंट के माइनस वन प्लस के टू डिवाइड बाई के वन, और के माइनस वन और के टू कौन है, के माइनस वन और के टू कौन है, के माइनस वन भी वो उस स्टेप का रेट कांस्टेंट है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट टूटा है, और ES भी उसका है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटा है। तो क्या कह दूंगा, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन, रेट कांस्टेंट समेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ES। इन दोनों को की रेशियो को ही क्या कहा जाता है, माइकल मेंटन कांस्टेंट कहा जाता है। इन दोनों की रेशियो को ही क्या कहते हैं भाई, माइकल मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों की रेशियो को ही क्या कहते हैं, माइकल मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। अब जहां से सवाल आता है बात करते हैं उस वाले टॉपिक की, जहां सवाल आता है। देखो सबसे पहला भाई सम अदर प्लॉट्स, सम अदर प्लॉट्स। पहला प्लॉट भाई लाइन वीवर बर्क प्लॉट, लाइन वीवर बर्क प्लॉट, लाइन वीवर बर्क प्लॉट कौन सा भाई, 1/r वर्सेस 1/s, 1/r वर्सेस 1/x। क्वेश्चन यहीं से आया भाई, आज तक 7 8 या 9 क्वेश्चन आए हैं, वो यहीं से आए, यहीं से और थोड़ा का मिलाकर यहीं से आए क्वेश्चन। जो इक्वेशन आप लोगों ने लिखी है, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है R इज इक्वल टू K2E0 S प्लस के एम, S प्लस के एम। इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू R मैक्स इंटू S डिवाइड बाई के एम प्लस एस। आपको ये इक्वेशन रीअरेंज करनी है किस फॉर्म में, 1/r वर्सेस 1/s, 1/r वर्सेस 1/s। रीअरेंज करो और मुझे बताओ कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या आएंगे, स्लोप और इंटरसेप्ट क्या आएंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो 1/r वर्सेस 1/s में, और y पे तो क्या होगा 1/r और x पे क्या होगा 1/s, और ग्राफ बनाओ भाई क्या बनेगा, और ग्राफ बनाइए क्या बनेगा। फटाफट करो।
बताओ भाई क्या होगा। सूर्यांश सही है। सही है भाई, सूर्यांश सही है। मैं करता हूँ भाई, तुम्हारा नहीं आएगा जवाब, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। देखो भाई, ग्राफ बनाना है 1/r वर्सेस 1/s। देखिए, उल्टा करना है बस। क्या चाहिए? 1/r चाहिए, उल्टा कर दूंगा इसको। लो, 1/r इज इक्वल टू km ठीक है। ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू, पहले वाले में km बाय आर मैक्स इंटू एस प्लस एस से एस कैंसिल, वहां बच जाएगा आपके पास एस से एस कैंसिल 1/r मैक्स। अब लिखता हूं y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। m कौन है? km बाय आर मैक्स। क्या ग्राफ बनेगा? ग्राफ आएगा ऐसा। थोड़ा सा उधर बनाता हूं भाई, क्योंकि मुझे कुछ और भी इसमें आपको बताना है, कुछ और भी मुझे आपको इसमें बताना है। देखिए, यहीं से बना देता हूं। इसमें तो हाँ, इसमें इधर ही बताना पड़ेगा। ठीक है, 1/r वर्सेस 1/s। देखिए भाई, स्लोप क्या होगा? km बाय आर मैक्स। स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू km बाय आर मैक्स। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट क्या होगा? चेक करो भाई, देखो, इंटरसेप्ट होगा आपके पास 1/r मैक्स। बता भी दिया होगा लोगों ने। हाँ भाई, 1/r मैक्स इंटरसेप्ट। अब बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे देखिए। चलो बाद में पूछते हैं कोई क्वेश्चन। यहां देखो, अगर मैं इसको, हाँ, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको यहां से पीछे एक्सटेंड करना शुरू करूं, यहां पर, ये तो किसकी बात हुई भाई? y इंटरसेप्ट की बात हुई। ये कौन है भाई? x इंटरसेप्ट, अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? x इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू, देखो, x इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू, x इंटरसेप्ट क्या बनेगा भाई? x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या बनती है भाई? 0 बनती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या बनती है? 0। हमने लिखा 1/r इज इक्वल टू km बाय आर मैक्स इंटू एस प्लस 1/r मैक्स।
यहाँ पर क्या करना है भाई, y को जीरो करना है। x इंटरसेप्ट के लिए y क्या हो जाएगा, जीरो। 1/r क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज km/r मैक्स इंटू एस इज इक्वल टू -1/r मैक्स। r मैक्स से r मैक्स कैंसिल। मुझे क्या चाहिए x पे कौन है, 1/s है। दिस इंप्लाइज 1/s इज इक्वल टू -1/km। देखो माइनस में है, माइनस में क्या बन जाएगा, -1/k, -1/k। चेक करो भाई, किसी को डाउट है तो चेक कर लो। ग्राफ की क्या सिग्निफिकेंस है भाई, ग्राफ से आपको क्या पता लगता है, ग्राफ से आपको माइकल मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू पता लगती है। ग्राफ से आपको माइकल मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू पता लगती है। और माइकल मेंटन कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है भाई, माइकल मेंटन का सिग्निफिकेंस है कि इससे आपको पता लगता है कि रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है एंजाइम की, वो आपको माइकल मेंटन कांस्टेंट से पता लगता है। क्योंकि माइकल मेंटन कांस्टेंट है एंजाइम सबस्ट्रेट का टूटना डिवाइड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट के बनने का रेशो, बनने के रेट कांस्टेंट्स का रेशो। तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। चेक करो भाई, डाउट है तो किसी को। बोलिएगा एक बार। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसी बात पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। देखो एक 1/r वर्सेस 1/s ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं भाई, ठीक है। अरे भाई लास्ट वाली तो कहाँ? ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। आपको बताना है, आपको बताना है KM1, KM2 और KM3 कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे छोटा, कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे छोटा। सूर्यांश देखो भाई, एक्स इंटरसेप्ट पे क्या है, एक्स पे आपका 1/s मुझे निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर की 1/s की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको पता है एक्स एक्सिस पर y क्या बन जाता है, जीरो। एक्स एक्सिस पर y क्या बन जाता है, जीरो। और जब x पर y जीरो बन जाएगा, जब x पर y जीरो बन जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपके पास 1/s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/km, वो भी माइनस का। सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा।
3 2 1। देखो भाई, देखो देखो देखो, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो देखो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ये पहला, ये 3 है भाई, 3 3 3, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर बीच में और ये जाएगा ऐसे, ये 2 है और ये कौन है भाई, 1 है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर देखोगे कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका, 3 का, सबसे ज्यादा स्लोप किसका भाई, 3 का, और सबका इंटरसेप्ट क्या है, सेम है, सबका इंटरसेप्ट क्या है भाई, सेम है। अगर इंटरसेप्ट सेम है, अगर इंटरसेप्ट सेम है तो मतलब 1/r मैक्स सेम है, मतलब r मैक्स सेम है, तो अलग कौन है, km, तो जिसका km बड़ा उसका स्लोप भी बड़ा। सबसे बड़ा स्लोप किसका है, 3 का, और फिर किसका है, पहले का। ऑर्डर विल बी दिस, ऑर्डर विल बी दिस। इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी कई सारे क्वेश्चंस आपकी असाइनमेंट में हैं, उसके बारे में भी हम लोग एक दिन डिस्कशन कर लेंगे, 1 या 2 बार डिस्कशन लगा लेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं भाई। और मेरे ख्याल से आप साथ के साथ क्वेश्चंस करोगे तो बेटर रहेगा, मेरे ख्याल से अगर आप साथ के साथ क्वेश्चंस करोगे तो बेटर रहेगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पेपर वाला क्या देता है आपको, 1/r और 1/s का ग्राफ देता है और फिर आपको क्वेश्चन देता है, स्लोप देता है और इंटरसेप्ट देता है। आपसे क्या पूछता है, आर मैक्स पूछ लेता है, इंट के एम की वैल्यू पूछ लेता है, यही करता है बस, कुछ नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। एक और ग्राफ बनाओ भाई, एक और ग्राफ बनाओगे आप लोग को बनाना है, इसको बोलते हैं एडी होफ्स्टे प्लॉट, एडी होफ्स्टे प्लॉट, एडी होफ्स्टे प्लॉट, एडी होफ्स्टे प्लॉट। क्या कहते हैं भाई, आर वर्सेस आर बाय एस, आर वर्सेस आर बाय एस। ये वाई एक्सिस पे और ये कौन सा एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर और ये एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है। इक्वेशन रही आपके सामने, ये आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई के एम प्लस। कर दो भाई रीअरेंज, कर दो फटाफट भाई, कर दो रीअरेंज इसको, जल्दी से, जल्दी से करो। हाँ 3 का ही ज्यादा है, 3 का, सूर्यांश 3 का ही ज्यादा है, तो भी 3 का ही ज्यादा है, एक्सटेंड ना करेंगे तो भी 3 का ही ज्यादा है। एक और बनाओ चलो ग्राफ। लो भाई लो, फटाफट बताओ भाई, क्या तो स्लोप होगा और क्या इंटरसेप्ट होगा, क्या तो स्लोप होगा और क्या इंटरसेप्ट होगा।
मैं करूं भाई सॉल्व, मैं करता हूं। देखिए आर वर्सेस आर बाय एस, इस सारे को लेकर जाता हूं इधर, इस सारे को इधर ले जाता हूं। आर इंटू के एम प्लस एस इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस। एस को लेकर आता हूं इधर, ये बन जाएगा आर बाय एस, ठीक है, आर वर्सेस आर बाय एस। हाँ भाई ऐसे था ना, ये तो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे। ये बन जाएगा आर बाय एस इंटू के एम प्लस आर इंटू एस बाय एस, आर मैक्स। सही है, सही है भाई। ये बन जाएगा आर बाय एस इज इक्वल टू आर मैक्स माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बन जाएगा। देखो यहां से तो आर बचेगा और यहां से कौन बचेगा, कंप्लीट बच जाएगा, आर बाय एस इंटू के एम, वो भी नेगेटिव, ठीक है, प्लस आर मैक्स, आर मैक्स यही आएगा। चेक करो भी एक बार, गलत आ रहा है क्या तुम्हारा? स्लोप आएगा आर मैक्स बाय के एम, नहीं तो गलत आ रहा है भाई तुम्हारा, पिंक यादव गलत आ रहा है तुम्हारा। अगर मैं सिंपल सी बात अगर आप बनाऊंगा ना यहाँ से, ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, देखो दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। एक्स कौन है यहाँ पर, आर बाय एस, एम कौन है, एम यहाँ पे आप माइनस के एम, ठीक है, y कौन है यहाँ पर, आर, एक्स कौन है भाई, आर बाय एस, सी कौन है भाई, आर मैक्स। गलत हो गया भाई पिंकी, गलत हो गया तुम्हारा। देखो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। मेरे को तो खुद वाले पे डाउट हो गया था, कहीं मैंने तो गलत नहीं कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, नहीं सही है मेरा, आपका गलत है। आर वर्सेस आर बाय एस, आर वर्सेस आर बाय एस, आर वर्सेस आर बाय एस, ग्राफ आ जाएगा भाई ऐसे, ठीक है। ये ऊपर एक्सटेंड करूंगा, ये क्या होगा, दिस इज स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, और सॉरी पॉजिटिव इंटरसेप्ट। स्लोप क्या है, माइनस के एम। अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं भाई, अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड करता हूं, ये क्या है भाई, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है भाई, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, आर इज इक्वल टू आर बाय एस इंटू के एम प्लस आर मैक्स एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आर क्या बन जाएगा, 0, इसको उठा के ले आऊंगा इधर, आर बाय एस इंटू के एम इज इक्वल टू आर मैक्स। दिस implies r by s is equal to r max by km, r max by km। ये क्या आ जाएगा भाई, r max by km। बोलो भाई किसी को डाउट है तो बोलो, बोलो जल्दी बोलो। तो छोटी छोटी बातें और रह गई भाई।
बढ़ो भाई आगे, दो बातें और रहेगी बस, एंजाइम कैटालिसिस खत्म। देख लिया भाई, आगे बढ़े, बोलो फटाफट आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म है छोटे छोटे। पहले टर्म आपके पास कैटालिटिक कांस्टेंट, या फिर टर्न ओवर नंबर, या फिर टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या होता है, ये होता है द नंबर ऑफ एंजाइम, द नंबर ऑफ एंजाइम कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, या फिर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। क्या होता है, सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए पर एंजाइम मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। TON और TOF इज इक्वल टू K2 टर्न ओवर नंबर या टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। क्या होगा भाई, इसकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ इनवर्स ऑफ, या फिर यूनिट ऑफ सेकंड टर्न ओवर नंबर क्या होता है भाई, यूनिट ऑफ सेकंड होता है इसका। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड की यूनिट होती है इसकी, सेकंड मतलब टाइम की यूनिट होती है। एक मिनट उल्टा बोल दिया सर मैंने, नहीं 1/K2 नहीं, K2 है ना वो, ठीक है यूनिट ऑफ सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी है ना, सेकंड इनवर्स होगी। मैं भी सोचू ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पर आपके पास डिफाइन होती है जिसको कहते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी। दूसरा कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये क्या होता है, किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कितनी है। ये तो किसके रिस्पेक्ट में है भाई, एक एंजाइम ने कितना कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बताएगा आपको, टोटल एंजाइम कितना लिया था, टोटल कितना प्रोडक्ट हमने बनाया है। ये क्या होगा भाई, ईटा इज इक्वल टू K2/Km, सिंपल। और पेपर वाला आपको क्या कहेगा, पेपर वाला आपको क्या पूछेगा भाई, आपको या तो ये वाला ग्राफ दे देगा या फिर ये वाला ग्राफ दे देगा, इसके स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा। आपसे क्या पूछेगा, कैटालिटिक कांस्टेंट क्या है, या फिर कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होगी, वो आप यहाँ से देख के बता दोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ईटा इज इक्वल टू K2 डिवाइड बाय डिकम्पोजिशन वाले, डिवाइड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाय फॉर्मेशन। ईटा इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाय K-1 प्लस K2। ध्यान से देखोगे तो ऊपर वो रेट कांस्टेंट लिखे हुए हैं, ऊपर उन इक्वेशंस के रेट कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है जिसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली रिएक्शन को फेवर किया है।
K1 कौन है जिसमें सबस्ट्रेट बना है, K2 कौन है जिसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में टूटा है, ये कौन है भाई जिसमें सबस्ट्रेट वापस रिएक्टेंट बन गया, और K2 कौन है भाई जिसमें सबस्ट्रेट टूट गया। ठीक है जिसमें सबस्ट्रेट टूट गया। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी। बोलो भाई, डाउट है तो किसी को? बोलिए डाउट हो तो। देखो भाई, कुछ और छोटी छोटी दो बातें और बस। देखो, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, पढ़ा है ना ये सब लोगों ने। लेकिन एंजाइम कैटालाइज में ऐसा नहीं होता, एंजाइम कैटालाइज में ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ और तरीके का ग्राफ आपको दिखता है। यहां लिखता हूं रेट वर्सेस टेम्परेचर, फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। रेट वर्सेस टेम्परेचर फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। देखो भाई कैसा ग्राफ बनेगा, देख भाई देख, इधर देख, ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा? रेट वर्सेस पीएच। रेट वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ बनेगा भाई ऐसा, ऐसा। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आपने एंजाइम ले ली और टेम्परेचर बढ़ा दिया और रिएक्शन का रेट बढ़ता ही चला जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और इफेक्टिवली बनाना चाहते हो तो ये इसको नीचे शुरू कर लेना, यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा शुरू, ऐसा होगा। ठीक है, चलो मैं बना ही देता हूँ। ऐसा बना लो इसको, ऐसा, और थोड़ा सा बेटर रहेगा। वैसे ग्राफ बनेगा इसी तरीके से, चेंज इसी तरीके का होगा, चेंज ऐसा ही शो होगा आपको, ऐसा ऐसा। दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम temperature, the temperature at which optimum temperature at which rate of enzyme catalyze reaction is maximum. The temperature at which rate of enzyme catalyze reaction is मैक्सिमम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। एक वैल्यू नहीं होती, एक रेंज होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज आएगा बीच में, टेम्परेचर रेंज एट विच द टेम्परेचर रेंज एट विच द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रेट इज मैक्सिमम, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रेट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट आता है आपके पास एक और ग्राफ बचता है भाई, रेट वर्सेस पीएच। की थी ना एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन, रेट का पीएच के साथ कैसा ग्राफ होगा? देखो भाई, रेट वर्सेस पीएच, वो भी ऐसा ही ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। किसी भी रिएक्शन का रेट, इसको क्या कहते हैं भाई? ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। इसी तरीके का बिहेवियर शो करेगा
जिस पीएच पर रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां पर क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। बोलो भाई, डाउट है तो किसी को। ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, दोनों ही ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं भाई, दोनों ही ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ भी शायद नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाउट है भाई किसी को? नहीं होना चाहिए डाउट। आगे बढ़ूं भाई। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। थ्योरी ऑफ, तुम लोग आज जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है, लेट आ रहा है जवाब, क्या चक्कर है, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम लोग रिप्लाई लेट कर रहे हो, क्या हो रहा है बताओ? थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। कोई बात नहीं, करते रहो लेट रिप्लाई, हमें तो आगे बढ़ना है। थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, क्या क्या नाम है भाई इसका? लिंडेमैन थ्योरी। क्या नाम है? लिंडेमैन थ्योरी फॉर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कि कैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कैसे एक सिंगल मोलिक्यूल कहाँ चला जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है। ठीक है, देखो भाई, बहुत सारी थ्योरियां थी इससे पहले कि जैसे कोई भी सिंगल मोलिक्यूल कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। मान लो दो मोलिक्यूल होते, मान लो दो मोलिक्यूल है, मतलब एक से कंटेनर में एक ही तरीके के मोलिक्यूल हैं, या तो वहां पर हाइड्रोजन ही है या वहां पर ऑक्सीजन ही है, तो वो अकेला हाइड्रोजन कैसे किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई प्रोटीन दूसरे प्रोटीन में अकेला कैसे चला जाता है। मान लो किसी बोतल में क्या है, इथेनॉल है, वो सिंपल इथेनॉल किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए खुद ब खुद। यूनिमोलिकुलर सिंगल मोलिक्यूल कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या ऐसी कंडीशंस हैं, क्या ऐसा होता है कि एक सिंगल मोलिक्यूल किस में चला जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो भाई, कई बार तो थ्योरियां ऐसी आई, भाई लेक्चर चल नहीं रहा क्या? बताओ मुझे, लेक्चर नहीं चल रहा क्या? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। बोलो बोलो बोलो। अरे भाई, लिखने में भी दिक्कत होती है क्या? लिख दो, या तो आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। लेक्चर देख रहे हो क्या नहीं देख रहे? रुको भाई एक बार, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मेरे चल नहीं रहा टैब, इसमें कोई मैसेज नहीं आ रहा टैब में।
बंद कर दे अब तो, वैसे ही होगा टाइम। देख ले एक बार मैसेज आ रहा है। हाँ अब तो टाइम कितना रहेगा, 5 मिनट और पढ़ा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। फ़ोन मेरे को पकड़ा दे और कर दे, इधर आ जा, बंद कर दे। हाँ आ जाओ। कितने अगली क्लास 12 बजे है ना, अगली क्लास है ना, 12 बजे ठीक है। ठीक है भाई, बाकी कल आगे वाली क्लास में करते हैं। मैं इधर मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा था आप लोगों का, टाइम ही हो गया अब तो। ठीक है कल करते हैं। कल हम करेंगे भाई लिंडेमैन थ्योरी और आयनिक स्ट्रेंथ, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट और लिंडेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। उसके बाद 2 क्लास में थ्योरीज हो जाएंगी और मैं क्लास खत्म कर दूंगा। उसके 2 क्लास बाद 3 क्लास में काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी, 3 क्लास में और खत्म हो जाएगी काइनेटिक्स। ठीक है भाई, थैंक यू। क्वेश्चंस कर लेना और इसके